हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम देखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो। एक पोयम है ये आप ही के इंग्लिश बुक की, डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी हुई है। ये पोयम में जाने के पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर है दे विल एंजॉय दिस लेसन। तो ये पोयम लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू। ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बहुत ही रियलिस्टिक पोइट थे। रियल लाइफ पे, रियल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे ये, इसलिए इनकी जो भी पोएम्स रहती थी दे आर बिलोंग्स फ्रॉम इट पोएम्स बिलोंग्स फ्रॉम हैप्पीनेस, सैडनेस, फीलिंग समथिंग लाइक, ऐसे कुछ लाइफ एक्शन की पोएम्स रहती थी इनकी, सच के ऊपर रहती थी, रियलिस्टिक पे बिलीव करने वाले पोइट थे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वैसे ही इनकी जो ये पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल नहीं है, डस्ट यानी यहाँ पार्टिकल्स ही है, लेकिन इस पोयम के अंदर है गिरना। डस्ट का मीनिंग है यहाँ पे गिरना। तो अब हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो में क्या बोलना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखो, हेमलॉक ट्री है एक, हेमलॉक ट्री बर्फ़ वाली जगह में उगते हैं। ये बहुत ही पॉइजनस टाइप के ट्री रहते हैं, इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। हेमलॉक ट्री को सुपरस्टिशियस की नज़र से ऐसे ही माना जाता है जैसे क्रो को मानते हैं। यहाँ पे क्रो की भी बात कर रहा है वो, तो वैसे ही यहाँ पे क्रो बता रहा है, हेमलॉक ट्री बता रहा है। उसी से हमको पता चल रहा है कि जो पोइट है, पोइट का मूड इस समय अच्छा नहीं है, बहुत ही सैड और सॉरो मूड का है वो, अभी इस टाइम पर है उनका मूड। तो ना, ये जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट देती थी, तो पहले के लोग बोलते थे बिल्ली ने रास्ता कट कर दिया, अब अपशगुन होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, काम नहीं बनेंगे। बल्कि ये कम्प्लीटली अंधविश्वास है एक तरीके का, क्योंकि बिल्ली भी वही रास्ते से जाती है, हम भी वही रास्ते से जाते हैं। हो सकता है कभी उसने क्रॉस कर दी, अब बिल्ली को थोड़ी पता कि उसका रूट क्रॉस करना हमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही क्रो को भी अच्छा नहीं माना जाता था, ब्लैक ऑफ ओमिन माना जाता था उसे। जैसे क्रो अगर घर में आके बैठे तो कुछ गलत होगा, किसी की डेथ होगी, कुछ तो भी ब्लैकिश ओमिस टाइप का होगा, इस टाइप का लोगों का मेंटेलिटी था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो पोइट का मूड है वो बहुत ही सैड और सॉरो मूड के थे उस समय पोइट। और पोइट है ना, एक रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ते में पूरा हेमलॉक ट्री लगे हुए थे, और एक क्रो ने उस ट्री पर मूवमेंट्स किया, जिसकी वजह से वो ट्री पे जो स्नो बिछी हुई थी, बर्फ़ बिछी हुई थी, वो पोइट के ऊपर गिर गई। अब क्रो को भी नहीं मालूम था, क्रो ने जानबूझ के तो नहीं गिराया, क्रो कुछ मूवमेंट्स कर रहा होगा, हो सकता है वो उड़ रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, उसके भीतर से वो जो स्नो ऑफ डस्ट थी वो उड़ गई और नीचे गिर गई। नीचे मतलब पुअरिंग, डस्ट का मतलब पुअरिंग, तो वो शोल्डर पे गिर गई पोइट के। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो यहाँ पे पोइट उस चीज़ को निगेटिव नहीं ले रहे हैं, पोइट उस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं। पोइट ये बोलना चाहते हैं कि ये बर्फ़ गिरते ही मेरा पूरा मूड चेंज हो गया, मेरा जो मूड था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आज का पूरा दिन ही ख़राब है, मेरा आज का पूरा दिन ही गया, बट ये बर्फ़ के गिरने से मेरा आज का दिन ख़राब होने से बच गया, आज का दिन ख़राब होने से बच गया। पोएट ऐसा मान रहे हैं कि उनका दिन सेफ हो गया, उनका दिन अच्छा हो गया। अब यहाँ ये नहीं बताया है कि मेरा मूड सैड था तो सैड से हैप्पी हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली इस पोएम में बता रहा है, क्योंकि ये देखिए पिक्चर है हेमलॉक ट्री के, इस टाइप से दिखते हैं हेमलॉक ट्री। यहाँ पे हेमलॉक ट्री यानी अ पॉइजनस ट्री विथ अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल लगे रहते हैं। रियून मतलब कोई चीज़ को लेकर बैठना, तड़पना, परेशान होना। डस्ट यानी अ स्मॉल पार्टिकल्स, ड्राई पीसेस ऑफ सॉइल, बट हियर द डस्ट मीनिंग इज़ द पोरिंग। ये है क्रो। एक्सप्लेनेशन में पोइट यही बताना चाह रहे हैं
कि द पोएट इज सैट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन द बेड और एंड इज वॉकिंग बाय अ हेमलॉक ट्री. As he passed by, a crow happened to throw some snow dust on him. जब पोएट उस रास्ते से निकल रहे थे जहाँ हेमलॉक ट्री थे आजू बाजू, तो एक क्रो के मूवमेंट्स करने से उनके ऊपर हेमलॉक ट्री से कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिर गए उनके शोल्डर पे. अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें यूज़ हुई है, यानी दोनों नेचर के एजेंट यूज़ हुए. एक है हेमलॉक ट्री और एक है क्रो. ये दोनों सिग्निफाइज करते हैं सैडनेस को, ग्लूम को, यानी ये बुरे सिंबल का प्रतीक है. इसीलिए हम यहाँ गैस कर सकते हैं कि जो पोएट है उसका मूड ठीक नहीं था, वो सैड मूड पे था. इस टाइप की स्नो बिछी हुई थी उसमें. अब फॉर रीजन्स अननोन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे. अब उसका दिन क्यों ख़राब था, क्या रीज़न था, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं. लेकिन जैसे ही बर्फ़ उनके ऊपर गिरी तो उनका जो बैड मूड था वो अच्छे मूड में चेंज हो गया. जनरली क्या होता है, जो हेमलॉक ट्री और क्रो है वो निगेटिव एनर्जी और निगेटिव रेफरेंस के लिए ही यूज़ करते हैं. इसलिए ये 100% कन्फर्म है कि जो पोएट है उसका मूड सॉरो था, सैड था, एंड सडनली इट इज़ चेंजिंग इनटू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस. One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature choose to bless us. और एक्चुअल में पोइट का ये कहना था, पोइट की मेंटेलिटी ऐसी थी कि नेचर हमको जो भी चीज़ दे रहा है इट इज़ गुड फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, वो चीज़ें हमारा कभी बुरा नहीं चाहती, हमें खुशी देती है. तो जो लोग हैं पुराने, जो अंधविश्वास पे बिलीव करते थे, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना और क्रो का साउंड निकालना घर के ऊपर, ये सारी चीज़ों को अपशगुन माना जाता था. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, आउल का दिखना, आउल का घर में आके बैठना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती है. नेचर की जितनी चीज़ें होती है दैट आर गुड फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छी ही होती है, ऐसा पोएट का मानना था. अब शॉर्टली ये पोएम आपको क्या बताना चाहती है, एक बार इसकी समरी देख लीजिए. बस इतनी सी ही पोएम है, एक छोटा सा मीनिंग है, कुछ भी मीनिंग नहीं है, लेकिन आप इसे सोचें तो इट गिव्स डेप्थ सेंस ऑफ. तो ये बहुत सेंस वाली पोएम है. इसका मतलब ये है कि जो लोग अंधविश्वास पे बिलीव करते, सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते, दे आर नॉट राइट, क्योंकि नेचर में जितनी चीज़ें हैं वो हमें निगेटिविटी की ओर नहीं खींचती, वो हमें पॉजिटिविटी की ओर खींचती है. एंड यस, द पोइट इज़ राइट हियर, बिकॉज यू विल फील विथ योर सेल्फ कि जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं और उठ के अगर हम लोग वॉक करके वापस घर आते हैं तो हम लोग को एक फ़्रेश फीलिंग आती है, एक अच्छा फील होता है. क्योंकि जब हम लोग बाहर घूम कर आते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार के पक्षी देखते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं, ट्रीज़ देखते हैं और वो इन्वायरमेंट को एंजॉय करके आते हैं. और वही एक जगह अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और कहीं घूमने नहीं जाते, आप घर में ही बैठे रहते हैं, सो यू विल नॉट फील द चार्मिंग, आपको वैसा वाला फीलिंग नहीं आएगा. एंड दिस इज़ रियल, यू विल फील इट. तो देखिए इसकी समरी में क्या बोलना चाहता है. अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोस लाइट अपॉन अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स. वो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी पोएट बात कर रहे हैं अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर की, यानी वही सुपरस्टिशियस चीज़ें जो अंधविश्वास के रूप में यूज़ करी जाती है, उसके ऊपर इन्होंने अपना फोकस किया है. फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज़ नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर. अगर किसी का बैड मूड है, ख़राब मूड है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये रिफ्लेक्शन नेचर से मिला हो. द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे व्हेन अ क्रॉस मूवमेंट. यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया है कि वो एक दिन उनका मूड बहुत ख़राब था, वो वहाँ से जा रहे थे जहाँ पे हेमलॉक ट्रीज़ रहते हैं और एक क्रो की मूवमेंट से उनके ऊपर स्नो गिरी. स्नो पड़ते ही उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, काफ़ी बेटर फील हुआ और उन्होंने नेचर को रियलाइज़ किया
तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनका जो ऑफ मूड था वो चेंज हो गया और उनका मूड ठीक हो गया. द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस कम्बाइंड विथ क्रो बीइंग अ इंडिकेटर ऑफ अ डूम and fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. अब यहाँ पे आयरनिकल वे में यूज़ किया. आयरनी तो है ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें यूज़ की है हेमलॉक ट्री एंड क्रो को मूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए. तो पोइट यहाँ यही हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो भी नेचर की चीज़ें हैं, जो भी ऐसे क्रिएचर्स है, दिस इज़ नॉट द सिंबल ऑफ निगेटिविटी ऑफ लाइफ. इट कैन चेंज यू एज द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ. इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप. बीइंग आउटडोर्स इन द नेचर विथ ऑल इट्स unpredictably can benefits anyone anywhere at any time. Yes, this is 100% correct sentence कि अगर आप नेचर को अच्छे तरीके से फील करते हो तो नेचर एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके ख़त्म होने की लिमिट नहीं होती है, जो हमें कभी भी बेनिफिट देता है, कभी भी कहीं भी कोई भी समय हम उसे इंजॉय कर सकते हैं. इवन अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपको उसके साथ टाइम बिताने के पहले भी आपको उससे परमिशन लेना पड़ेगा. यू नीड टू गेट परमिशन विथ हिम और हर फॉर इन्वेस्ट द टाइम विथ देम. लेकिन नेचर ऐसी चीज़ है, यू डोंट वांट टू आस्क द टाइम एंड डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग टू एन्जॉय द नेचर. दैट्स वाई नेचर्स चीज़ें कभी भी हमारे लिए निगेटिव नहीं होती है. पोइट अपने पोएम के थ्रू यही बात बताना चाह रहे हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से. एंड मैं खुद भी अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मुझे भी ये लगता है कि जब मैं कोई अच्छे काम के लिए जा रही हूँ और बिल्ली ने अगर मेरा रास्ता क्रॉस कर दिया तो आई थिंक सो कि समथिंग विल हैपन गुड विथ मी. अब पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं पोएम में क्या क्या यूज़ हुआ है. एक तो यहाँ पे राइम स्कीम यूज़ हुई है, ABAB CD. अब वो कैसे यूज़ हुई है देखिए. अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम सेपरेट वीडियो देखेंगे, बट ये पोएम के अंदर में जो चीज़ आ रही है वो हम यहीं के यहीं पढ़ेंगे. तो राइम स्कीम आ रही है यहाँ पे ABAB CD. ये 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है पोएम के साथ. तो यहाँ पे कैसे है, क्रो A, B, मी B, snow A, tree B. It means two parts are similar with the alternate lines. इसलिए ये है ABAB CD. फिर यहाँ एलिट्रेशन यूज़ हुआ है. एलिट्रेशन मीन्स क्या होता है, द ऑकरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट और सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द एडजेसेंट एंड क्लोजली कनेक्टेड वर्ड. एक ही लाइन में अगर हमारे सेम लेटर्स इंडिकेट हो रहे हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम उसे एलिट्रेशन बोलते हैं. जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, एक ही लाइन में HH और दोनों वही वर्ड पर्टिकुलर हमारे प्रोनन में आ रहे हैं. एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे SS, इसलिए यहाँ पे ये है एलिट्रेशन. अब हम देखेंगे इन्वर्जन. व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम. जैसे राइम्स क्रिएट करने, इन्वर्जन, अगर यहाँ पे हमको कुछ इन्वर्ट करना पड़ रहा है, सेंटेंस को असेंबल करना पड़ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन. आगे पीछे करना या कुछ राइमिंग स्कीम क्रिएट करना. एजोनेंस, द साउंड निकलना, मतलब वॉवेल साउंड्स यहाँ पे कैच हो रहा है सेम सेंटेंस सेम लाइन में, इसलिए इसे एजोनेंस बोल रहे हैं. जैसे शुक डाउन ऑन मी, ओ साउंड इज़ प्रोमिनेंट हियर. अब यहाँ हर एक लाइन में आपको ओ साउंड दिख रहा है. शुक डाउन ऑन मी, ओ ज़्यादा यूज़ हुआ है. यह है एजोनेंस ऑफ वोवेल. जैसे हमने कॉन्सोनेंस देखा था वैसे ये एजोनेंस है. हाँ, देखिए एंजेबमेंट है यहाँ पर. एंजेबमेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूसली टू द नेक्स्ट लाइन without use of any punctuation marks, it is called assemblment. It has used throughout the poem. Yes, right.
अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमको सेम मीनिंग दे रहा है, सेम सेंस दे रहा है नेक्स्ट लाइन में भी, और वो लाइंस कंटिन्यू चल रही है, वहाँ पे कुछ भी पंक्चुएशन ऐड नहीं हुआ है, तो उसे बोलते हैं एंजेबमेंट। और सिम्बोलिज्म वो भी यहाँ यूज़ हुआ है, जैसे हेमटेक ट्री, क्रो, स्नो, ये सारी चीज़ें यहाँ सिंबल के रूप में यूज़ हुई है। आयरनी यूज़ हुआ है, यहाँ पे हमको एक कंट्रास्ट सीन देखने मिला कि वो सेंटेंस क्या बोल रहा है और पोइट क्या बोल रहे हैं। जैसे हेमलॉक ट्री एंड क्रो ये दो पॉइजनस बैड लक का है, बट पोइट को यहाँ पे हैप्पीनेस मिला, इसलिए यहाँ पे आयरनी यूज़ हुआ है। वैल्यूज़ एंड लाइक स्किल इन द कंटेन, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या थी और लाइफ स्किल क्या थी कंटेन में। एक तो ये कि नेचर हैज़ एन अनइमेजिबल हीलिंग पावर, नेचर के पास ऐसा हीलिंग पावर है जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, बस हमें उस मोमेंट्स को, उस नेचर को एंजॉय करने की ज़रूरत होती है। नेचर कैन हील अस, यस 100%। नेचर हमें हील कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकता है, हमारे मूड को चेंज कर सकता है, और हमारी लाइफ में जितनी चीज़ें हैं वो मूड पर ही डिपेंड होती है। अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं नो आई एम इन ट्रबल, तो आपको हर एक चीज़ में ट्रबल ही दिखाई देगा। एंड इफ़ यू आर फीलिंग नो आई एम वेरी हैप्पी, तो आपको उस तकलीफ़ में भी हैप्पीनेस दिखाई देगा। सी गुड इन एवरीथिंग, इसीलिए हर एक चीज़ में हमें अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छा ही फील करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यू विल टेक दिस क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चंस ले लेना और आप देख लेना इसमें आपको क्या मिल रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन दिस ऑल। एंड एक और बार मैं शॉर्टली इस पोएम का मीनिंग बताना चाहूँगी आपको कि ये पोएम में कुछ भी नहीं है, 2 पैराग्राफ यानी 2 सेंटेंस 2 स्टैंजा की पोएम है ये पोएम में एक तो हेमलॉक ट्री और क्रो को डिनोट करके यही बताना चाह रहा है कि जो पोएट है उसका मूड ठीक नहीं था, बट क्रो की कुछ मूवमेंट से उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरती है उससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है, यानी जो उसका सैड मूड था वो हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी पोएम है, बट हमें बहुत गहरा और बड़ा मीनिंग देती है। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द नेचर, हमें नेचर का हमेशा वैल्यू करना चाहिए, कद्र करना चाहिए। थैंक यू, विथ कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।